अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल जिस स्टोरी का मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसी का आज आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं, जो मुझे भेजी है वासिफ अली ने फैसलाबाद से। कल मैंने पार्ट 1 में आपको जमाल एक ऐसा किरदार जिसको अपने बाप से एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति मिली जिससे वो रूहों से और इस तरह की मखलूक से वो हम कलाम हो सकता था, और कैसे वो एक घर के अंदर पहुंचा जहां पे एक बच्चा जिसको डाकुओं ने इसलिए मार दिया था अगवा बराए तावान के लिए। उस बच्चे को वो ले तो आए थे, लेकिन वो बच्चा उनको पहचान सकता था। इस खौफ की वजह से उन्होंने उस बच्चे को मार के उस घर में दफना दिया था। और उस बच्चे की रूह यानी आत्मा बेचैन थी कि वो आखिरी रसूमात जो उस मासूम की अदा नहीं की गई थी, वो असल में तो पैगाम देना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ नजर आता था, किसी को बता नहीं पा रहा था। इसलिए ये लोग भी डर गए थे कि घर के अंदर जिन्नात या कोई मखलूक है। और जब उसने बैठ के वहां पे पढ़ाई की, उस मखलूक, उस मंजर को, उस सारी सिचुएशन को समझ लिया, तो उसने घर वालों को बताया, खुदाई करके उसके जिस्म खाकी को, उसकी हड्डियों को रुखसत करो, उसी आदाब से उसी नमाज जनाजा पढ़ के कब्र में दफनाओ। और जैसे ही उसके वजूद को वहां से निकाल लिया गया, तो उस बच्चे का वो आत्मा जो वहां पे मौजूद थी, वो फिर से जमाल के सामने आई और जमाल का शुक्रिया अदा किया कि अब मेरी भटकती आत्मा अपनी उस दुनिया में जाने के लिए बेचैन है। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, अब मैं सुकून से जा सकूंगा। और वो बच्चा अपनी दुनिया में वापस चला गया, वो दुनिया जहां मरने के बाद हर रूह को जाना है, हर आत्मा को जाना है। और वहीं पे उनके दोस्त जब उनके घर पहुंचे, उनको इमरजेंसी में अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे थे, और रास्ते में ही उन्होंने उनको बताना शुरू किया, उनके दोस्त सफदर ने जमाल को, कि उनकी बेटी इरम जिसकी शादी नादिर खान से हुई थी, और उस शादी में जमाल ने भी शिरकत की थी। वो नादिर खान जिसको कीमती नवादरात, पुराने दौर की कीमती चीज़ें जो निकलती थी, इसको जमा करने का शौक था, जहां दोनों मियाँ बीवी पूरी दुनिया में फिरते थे और नवादरात वो इकट्ठे करता था। वहीं जब वो अपनी उसकी बेटी सफदर, जो दोस्त गाड़ी में बता रहा था, उसकी बेटी इरम अपनी दोनों बेटियों मीशा और रिमशा के साथ घर यानी सफदर के घर मिलने के लिए आई हुई थी, तो पीछे नादिर खान की स्विमिंग पूल में मौत वाक़ हो गई थी। एक बेहतरीन तैराक कैसे मर सकता था? पुलिस ने सारी इंक्वायरी की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका था। और बेटी ने जब ख्वाब में पहली दफा देखा, और उसके बाद जब वो उड़ती हुई ऊपर अपनी बिस्तर पे, चादर उसके वजूद पे थी और वो उड़ रही थी, तो वहीं पे ही जब उसकी बहन ने उसको बचाया और मां ने पूछा क्या था, तो बेटी ने कहा एक काला स्या साया था, भयानक सा, खौफनाक था, और वहां पे पापा थे। वो मुझे अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता है। कौन? पापा? वो साया, वो खुद उलझी हुई थी। उस बच्ची को बताते हुए समझ नहीं आ रही थी वो काला साया उसको अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता है या उसके पापा यानी नादिर खान। वहीं पे गाड़ी में बैठे बैठे जमाल खान ने फिर अपने दोस्त सफदर से सवाल किया कि तुम समझते हो कि नादिर खान की रूह वापस आई है? ये तुम कैसे कह सकते हो कि एक बाप जो अपनी बेटी मीशा से बेइंतहा प्यार करता था, माना वो मर गया, लेकिन क्या बाप अपनी बेटी को मारना चाहेगा, अपनी दुनिया में लेके जाना? जो भी जुमला वो बोलता है, असल में तो आप जब एक जिंदा इंसान को अपने साथ लेके जाएंगे तो आप उसको मारकर ही लेके जाएंगे, उसकी रूह को निकाल कर लेके जाएंगे तो बातनी वजूद ही रह जाएगा, मादी वजूद रह जाएगा। लेकिन वहीं पे गाड़ी चलाते हुए सफदर
खान ने फिर से कहा, लेकिन एक ऐसा सबूत मिला जिस पे हम सबको यकीन आ गया कि नहीं, जो हम भी उलझे हुए थे कि मामला है क्या। वाकई नादिर खान, जो अपनी बेटी मीशा जिससे इतना प्यार करता था, वही उसको मारना चाहता है। हम इस शशोपंज में थे, लेकिन एक ऐसा सबूत जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या सबूत मिला? जमाल खान कुछ सोचते हुए बोला। उसने कहा, उसकी बेटी की कुछ दिनों पहले सालगिरह हुई। सालगिरह के अंदर मां ने वो जो 2 पीर टाइप आए थे जिन्होंने पढ़ाई वगैरह की थी और घर में कहा था शैतानी ताकतें हैं, शैतान है, जिन्नात हैं, बलाएं हैं, ये है वो है, लेकिन आप परेशान ना हो, हम इस तरह की पढ़ाई करेंगे कि उनको यहां से निकलने पे मजबूर कर देंगे। एक ने ही निकाल दिया था, लेकिन दूसरे ने आके फिर भी तसल्ली के लिए फिर भी उसने ऐसे दायरे कड़े लगा दिए। उसको बता दिया गया था कि हम एक बुला के कर चुके हैं, लेकिन आप आगे हैं, आप चेक कीजिए। उसने कहा हाँ, निकाला गया है, लेकिन अभी भी कुछ असरात बाकी हैं, मैं वो भी खत्म कर देता हूं। एक भारी रकम के अवज उसने भी दायरे खड़े किए, पानी सब घर वालों को पिलाया, घर के अंदर पानी का छिड़काव किया, कुछ तावीज जलाने को दिए। एक जो उनका प्रोसीजर होता है, उसने भी वो प्रोसीजर किया और वो चला गया। इरम यानी मेरी बेटी रिलैक्स हो गई कि अब जो भी मामला था टल चुका है, परेशानी खत्म हो चुकी है, वो भी रिलैक्स हो गई। वहीं पे मीशा की सालगिरह थी। केक काटा गया, घर वालों ने तस्वीरें वगैरह बनाई। उस वक्त जो तस्वीरें होती थी, कैमरों के अंदर रील डलती थी जिसको नेगेटिव बोलते थे। एक रोल सा होता था, ब्लैक सा। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग नए भी हैं जो इस कहानी को सुनते हैं। डिजिटल कैमरे हैं अब तो वो तस्वीरें खींची जाती थी और जब वो रोल मुकम्मल हो जाता था तो उसको प्रिंट करने के लिए भेजा जाता था और उसके प्रिंट होकर तस्वीरें आती थी। शादी का एक बेहतरीन फंक्शन हुआ, सालगिरह का। सबने बहुत एंजॉय किया। मीशा भी अपनी उस टेंशन को, उस परेशानी को जिसमें वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, भूल गई। लेकिन उसके बाद मीशा, जिसको बाप ने और बड़ी बेटी रिमशा दोनों को एक बेहतरीन तैराक बना दिया था, वो अपने बाप के साथ स्विमिंग करती उसी स्विमिंग पूल में। मीशा अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ जहां लौट रही थी, तो वो स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर दाखिल हुई। वो कुछ देर स्विमिंग पूल के अंदर नहाती रही कि एकदम से एक चीख गूंजी। पास काम करता हुआ एक मुलाजिम, जिसने उस चीख को सुन लिया था, भागता हुआ गया तो क्या देखता है, मीशा, जिसको वो छोटी बीबी कहते थे, वो पानी के अंदर इस अंदाज में डुबकियां लगा रही हैं कि वो तैरना भूल चुकी है और अपनी जान को बचाने के लिए पांव के अंदर, पानी के अंदर इस तरह हाथ पांव मार रही है कि अपने आप को बचा सके। उसके नाक और मुंह के जरिए पानी अंदर जाता है, वो एक गहरी डुबकी लगाती है, फिर ऊपर आती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वहीं पे ही कहीं उसके मुंह से चीख भी किस तरह निकल गई थी। उस मुलाजिम ने फौरी तौर पे स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही वो मीशा के करीब पहुंचा तो उसको पकड़ने की कोशिश की, तो क्या देखता है, उस मासूम बच्ची का जो एक वजूद है इतना भारी हो चुका है जैसे उस वजूद को कोई पानी के अंदर घसीट रहा है, खींच रहा है। और उसी लम्हे उसकी आंखों ने एक काले साए को देखा पानी के अंदर। एक उस शफाफ पानी के अंदर, जो स्विमिंग पूल का साफ शफाफ पानी था जिसके अंदर फर्श तक नजर आता है, उसी साफ शफाफ पानी के अंदर एक काला स्याह साया था जो मीशा के वजूद को अपने हाथों से पकड़े हुए था और वही डुबकियां दे रहा था। जहां मुलाजिम डर तो गया, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने का सवाल था। उसने अपने खौफ को साइड पर रख के जोर लगा के मीशा को बचाने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसके वजूद को बाहर खींचा तो वो काला स्याह साया मीशा के वजूद को छोड़ के स्विमिंग पूल से बाहर चला गया। घर वाले बाकी भी जमा हो चुके थे। वो डरी हुई थी,
चीखें मार रही थी, उसको नॉर्मल किया गया। मुलाजिम से पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया अभी भी जी मैंने एक साये को देखा है। इनका वजूद बहुत भारी हो चुका था, वो साया इनको पानी के अंदर नीचे खींच रहा था। और मीशा ने भी बताया हाँ मामा, पानी के अंदर जोर लगा के मुझे कोई डबोने की कोशिश कर रहा था और मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। तो इसका मतलब है कि वो जो बाबे आए थे, उन्होंने पढ़ाई की थी, जो कुछ भी किया था वो सब फ्रॉड था। वो पैसे वगैरह लेके चले गए, मामला तो ख़त्म ही नहीं हुआ था। एक ने कहा था बिल्कुल ख़त्म हो गया है, दूसरे ने कहा थोड़े से असरात अभी भी बाकी हैं, वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। वो बिल्कुल ही उसने असरात ख़त्म कर दिए थे, लेकिन मामला तो वहीं पे था। फौरी तौर पे मेरी बेटी ने मुझे कॉल की, पापा फौरी तौर पे घर पहुंचिए। सफदर खान बताते हैं कि मैं भागा और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो एक ऐसी सिचुएशन को देख के पहले ही परेशान हो गया कि ये माजरा क्या है। जब मुझे सारी बात बताई गई तो वहीं पे वो तस्वीरें जो प्रिंट होकर आ गई थीं, वो तस्वीरें भी उनको दे दी गईं। मैं उधर अपनी बेटी इरम से कहानी सुन रहा था कि माजरा क्या है। वो मुझे तफसील से बता रही थी कि आपको पहले भी नहीं बताया। हमने कहा हल हो गया, हमने कोई पीर शीर बुला लिए थे, लेकिन आज इस वाकये ने हम सबको हिला दिया है। और ऊपर से जब तस्वीरों को देखा गया, रुको ये डैशबोर्ड खोलो। जमाल ने आगे बैठे हुए डैशबोर्ड को खोला और कहा क्या है डैशबोर्ड में? कहा वही सबूत जिसने सबको हिला के रख दिया है। तुम पूछ रहे हो ना कि घर वालों को कैसे लगा कि नादिर खान की ही रूह क्यों वापस आई है और नादिर खान ही क्यों अपनी बेटी को मारना चाहता है, अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता है। जमाल बोला हाँ यही तो मेरे दिमाग में एक सवाल है, बाप क्यों बेटी के साथ ऐसा करेगा? ये लिफाफा उठाओ। डैशबोर्ड से उसने लिफाफा निकाला और लिफाफा उसके अंदर तस्वीरें थीं। नादिर खान जब तस्वीरें देखता हुआ एक जगह पे पहुंचा तो देख के हैरान रह गया कि एक तस्वीर में एक काला स्याह ह्योला मौजूद है और वो ह्योला क्लियर नहीं है, लेकिन उसको गौर से देखने पे मालूम होता है वो नादिर खान है। जमाल नादिर खान की शादी में शिरकत हुआ था, नादिर खान से कई दफा मिल चुका था, जानता था एक नवाब फैमिली से है, खाती पीती फैमिली से है। सफदर खान भी एक अमीर फैमिली से था, खाती पीती फैमिली से था और वो उसका बेहतरीन दोस्त था। इसलिए वो भी शादी में और उसके बाद भी जितनी रसूमात घर के अंदर फंक्शन होता उसमें जमाल भी शिरकत करता था। इसलिए वो नादिर खान के चेहरे को तो पहचान गया, लेकिन तभी उसने देखा एक और तस्वीर में उसी तरह का वो साया जो नादिर खान का एक शैडो सा बना हुआ है वो और धुंधला है। एक तस्वीर में सिर्फ नादिर खान है, उसका एक शैडो सा है जिसको गौर करने पे लगता है कि ये नादिर खान है, लेकिन उससे अगली तस्वीर में नादिर खान का साया धुंधला हो चुका है और उसके पीछे एक और साया है जो और क्लियर हो चुका है। नादिर खान का साया धुंधला, पीछे वाला क्लियर, और पीछे वाला साया हाथ आगे बढ़ा रहा है और नादिर खान का साया ऐसे लगता है जैसे उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जमाल उलझ सा गया कि ये क्या है, क्या तस्वीर में कोई गड़बड़ हुई है या ये किसी और का साया है? घर में जो लोग थे उसका शैडो रिकॉर्ड हुआ है तस्वीर में। नादिर खान तो समझ आ रहा है, कुछ समझ ना आई। फिर एक और तस्वीर में सिर्फ नादिर खान ही नजर आया। इसका मतलब पीछे जो ह्योला सा था वो एक ऐसे शैडो सा बन गया था। नादिर खान तस्वीरों में ह्योले की सूरत में, शैडो की सूरत में नजर आ रहा था। ये 2 से 3 तस्वीरें थीं। तस्वीरों का बगौर मुआयना करने के बाद जमाल बोला हाँ इसमें नादिर खान तो क्लियर नजर आ रहा है। अगर तस्वीरों में भी नादिर खान ही नजर आ रहा है तो इसका मतलब है उसने जो कहा है कि जब वो बेड से ऊपर उठाई गई थी और उसकी बहन ने उसको ऊपर हवा में लहराते हुए लड़ते हुए देखा था, और जब उससे पूछा गया था तब भी तो उसने कहा था कि वो काला स्याह सा है, खौफनाक सा है, भयानक सा है, उसने मुझे काटा भी है और उसके दांतों के निशान उसके हाथों पे भी थे। लेकिन सवाल ये है तो फिर वो ये क्यों कहती है कि पापा वहां पे थे, पापा मुझे घसीट रहे थे? काला स्याह साया, पापा वहां पे थे, पापा मुझे घसीट रहे थे, ये उलझी हुई बात है।
कुछ समझ ना आया। अब ये सफर जो नादिर खान के घर की तरफ जारी था, ये 3-4 घंटों का सफर था। तो तभी रास्ते में ही बोला, सफदर यार बहुत भूख लगी है, कहीं रास्ते में कोई छप्पड़ होटल कोई नजर आ जाए तो वहीं बैठ के खाना खाते हैं। सफदर ने गाड़ी चलाते हुए जमाल से कहा, यार बस पहुंचने ही वाले हैं, 2-3 घंटे लगेंगे, पहुंच जाएंगे, वहां पे चल के आराम से बैठ के खाना खाएंगे। जमाल बोला, यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, अभी पहुंचेंगे करेंगे, भूख से बहुत बुरा हाल है, तेरी मेहरबानी यार, मैंने सिर्फ चाय पी हुई है और मेरा एक ही टाइम है, मखसूस टाइम है, नहीं तो मेरी हालत, मैं अगर खा पी पहले जाके कुछ देखना होगा, पढ़ना होगा, हमारा एक और मसला होता है, जाते ही खाना नहीं खाना होता, तो प्लीज़ तू मेहरबानी कर यार, गाड़ी कहीं पे रोक दे। वो समझ गया कि उसको ताकत चाहिए, वहां पे जाके कुछ उसने पढ़ना है या क्या करना है, खाना तो वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसने कहा ठीक है यार मैं समझ गया हूँ। एक रास्ते में जाते हुए एक उनको होटल नजर आया, कोई वीआईपी होटल तो नहीं था, लेकिन जिस तरह के गांव के बेहतर होटल होते हैं उस तरह का होटल नजर आया। वो दोनों होटल पे जाकर बैठ गए। वेटर आया और उसने खाने का ऑर्डर लिया। वो अभी खाने का ऑर्डर देने ही लगे थे कि उसी वक्त एक और वेटर एक ऐसे शख्स को, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसके बाल मट्टी से भरे हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा अब भी सफेद है, इसके बावजूद कि लिबास मैला हो चुका है, बाल मैले हो चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं, लेकिन उन कपड़ों में मौजूद वो शख्स चेहरे से एक मजजूब नजर आता था, एक पागल नजर आता था। जैसी आंखें वैसा वो उनको नजर आता था, एक दीवाना, एक पागल सा। और वेटर उसको धक्के देता हुआ पीछे की तरफ धकेल रहा था, यहां तक कि जब उसने एक और धक्का दिया तो वो एकदम से गिरा और जिस जगह पे ये दोनों बैठे थे उनके सामने आके गिर गया। जैसे ही उसकी निगाह पड़ी जमाल की, तो उससे वेटर से बोला, रुको रुको, क्या हो गया है, दिमाग ठीक है, क्यों धक्के देते हो? उसी वक्त वेटर ने कहा, ये पत्नी पागल है, कहां से आ गया है, तंग कर रहा है, गाहकों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कहता है? कहता है मुर्गी दो। अब कहां से इसको मुर्गी दें? तो जमाल ने उसी वक्त उस बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, रुको तुम, क्या चाहिए? मुर्गा चाहिए, सालिम, सालिम मुर्गा। वो दीवाना अजीब से अंदाज में बोला, जिससे सफदर खान समझ गया कि ये कोई पागल है, दीवाना है। जमाल ने कहा, ठीक है, जाओ इसके लिए एक सालिम मुर्गा लेके आओ। सफदर बोला, यार क्या हो गया है, दिमाग ठीक है, वो पागल है, वो खाएगा नहीं, जाए करेगा, तू क्या कर रहा है? उसने कहा, यार एक मिनट, तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मैं पैसे दूंगा, जब तुम्हें ऑर्डर लिखवा रहे हैं उस ऑर्डर में ये भी शामिल कर लो, एक सालिम मुर्गा, जाओ। जमाल ने वहीं उसको अपने पास बिठा लिया। अब तमाम देखने वालों को कराहत आ रही थी कि एक पागल दीवाना अजीब से लिबास में, अजीब से हुलिये में उसको साथ बिठा के ये कैसे खाना खाएगा। तभी तो वेटर उसको धक्के दे रहा था। उस दीवाने पागल की वजह से लोगों को कराहत महसूस हो रही थी। सफदर खान भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, लेकिन जमाल की वजह से वो मजबूर था। खाना आदि आ गया और एक पूरी सालिम, यानी सालिम से मतलब, सालिम का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल मुर्गी उसके सामने रख दी गई। इधर इन दोनों ने खाना शुरू किया और उधर उस पागल ने खाना पूरा खा लिया। जमाल उससे बोला, चाय पीनी है? हाँ, इतना सा जवाब दिया। 3 चाय का कहा गया। उन तीनों ने चाय पी। जमाल ने पैसे अदा किए, लेकिन सफदर कहां उसको पैसे देने देता। एक बहस हुई, लेकिन फिर भी, क्योंकि उसने कहा आज मैं मेजबान हूं यार, इतना तो शर्म कर ले। सफदर ने कहा, जैसे कैसे सफदर ने पेमेंट कर दी। वो जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचे तो पीछे से एक आवाज आई, सुन। वो दोनों मुड़े। वो पीछे मजजूब खड़ा था, वो पागल खड़ा था, वो दीवाना खड़ा था। उस दीवाने ने कहा, तेरा पाला इस दफा किसी आम से नहीं है,
तेरा पाला शैतान से है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो नजर आ रहा होता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है आंखों का धोखा होता है। जा, अपनी आंखों को खुले रखना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। जा जा, सब धोखा है, सब धोखा है। ये कहता हुआ जा जा, सब धोखा है, सब धोखा है, वो कहता हुआ चला गया। सफदर खान बोला, मैंने तुझे कहा था ना यार, कोई पागल है, कोई दीवाना सा है, चल बैठ। वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया गया। अब जितनी मजीद उस हवाले से बातें सफदर खान को पता थीं, वो जमाल को बता चुका था। जमाल दोबारा बैठते ही तस्वीरों को देखना शुरू हो गया, तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहा था, और कुछ सवाल नादिर खान के मुतल्लिक कर रहा था। वो उसको बता रहा था कि नादिर खान जैसा कि एक नवाब खानदान से है, वो बहुत पैसे वाला था। जमाल ने कहा, क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, या क्या तुम्हें लगता है सफदर के उसकी जिन्नात, जिन, भूत, चुड़ैलें, आत्माएं, इनका शौक रखता था? सफदर ने गाड़ी चलाते हुए कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बाज़-औक़ात इंसान जब नवाब होता है उसको पैसों का कोई परवाह नहीं होती, जिस तरह मैं भी जानता हूं, तुम बता भी चुके हो। वो दुनिया के कई ममालिक में तुम्हारी बेटी के साथ जो उसकी बीवी है, वो दोनों मियाँ बीवी घूम चुके। कई नवादरात, कई कीमती चीज़ें जो पुराने दौर की कीमती चीज़ें होती हैं वो ख़रीदता रहा। पैसों की उसकी कमी नहीं थी, काम कोई करने वाला उसके पास था नहीं, हर महीने इतना पैसा आ जाता, ऊपर से बैंक भी भरा हुआ था। तो बाज़-औक़ात ऐसे लोगों को ऐसे शौक चढ़ जाते हैं, जैसे किसी आत्मा को, हमज़ात को काबू करना, किसी चुड़ैल को, किसी जिन को अपने कब्जे में लेके आना। इस तरह के बहुत सारे शौक हो जाते हैं। क्या ऐसा था कि नादिर खान को भी किसी जिन, भूत या किसी आत्मा को कब्जा करना, उसको अपने कंट्रोल में करने का शौक चढ़ा हो सकता है किसी आमिल से और किसी ऐसे बंदे से वो राब्ते में हो जो उसको कोई ऐसे चिल्ले और ऐसी बातें सिखा रहा हो कि वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। सफदर ने उसके सवाल को सुना और कहा, यार वो तो इन बातों को मानता ही नहीं था। जिन, भूत, चुड़ैलें, आत्माएं, वो इनका कायल नहीं था। फर्ज करो अगर मैं मान भी लूं कि वो उनका कायल था, तो फिर भी मुझे इतना पता है कभी भी इन चीजों के पीछे जाने वाला नहीं था। उसके शौक निराले थे। जिन, भूत, आत्माओं के तो शौक वो रखता है जो ताकत हासिल करना चाहता हो, उनसे कोई काम कराना चाहता हो। उसके पास तो दुनिया जहान की तमाम आसाइशें मौजूद थीं। वो क्यों उनको कब्जे में करना चाहेगा, क्यों उनकी ताकत हासिल करना चाहेगा, जबकि जानते भी हैं गलती की सूरत में जान भी जाती है, फैमिली भी नुकसान उठाती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो दोनों बातें करते करते उस बड़े से हवेली के अंदर, घर के अंदर पहुंच गए। एक बड़े सा गेट को खोल दिया गया। गाड़ी उस बड़ी सी इमारत के सामने जाके रुकी। वो दोनों जैसे ही उतर के बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक शोर सा सुनाई दिया। 3 मंजिला बनी इस इमारत के अंदर वो अभी दाखिल हुए थे कि ऊपर से एक शोर सुनाई दिया। एकदम से वो दोनों भागे कि ये कैसा शोर है। वो भागते हुए ऊपर कमरे में पहुंचे तो देखते हैं सफदर खान की बेटी इरम दरवाजा जोर जोर से पीट रही है और वो चीख रही है, मीशा, मीशा बेटा दरवाजा खोलो, मीशा मेरी जान दरवाजा खोलो। और जब उसने देखा अपने बाप सफदर खान को आते हुए और साथ उनके दोस्त जमाल को आते हुए, जिनको वो जानती थी, तो एकदम से बोली, पापा मीशा कमरे में बंद है और दरवाजा बंद है, प्लीज कुछ कीजिए। मैंने उसी लम्हे दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जमाल कहते हैं मैंने देखा दरवाजा अंदर से लॉक है। मुलाजिम भी वहां पे आ चुके थे और हम भी पहुंच चुके थे। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा जब अंदर से लॉक था तो मैंने मुलाजिम से कहा, दरवाजे को तोड़ दो। मुलाजिम ने बीबी जी की तरफ देखा जैसे कि बीबी जी जो हुक्म करेंगी वो उनके मर्जी के मुताबिक चलेंगे, मैं तो घर का मालिक नहीं था। उसने जल्दी से सर हिला दिया कि हाँ तोड़ दो।
वो 2-3 थे, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारना शुरू हो गए, इस अंदाज में कंधे से ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू हो गए कि थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। वो खुला थोड़ा था, वो तो टूट गया। उसकी जो कुंडी थी वो कुंडी टूट गई। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उस घुप अंधेरे वाले कमरे में मैं दाखिल हुआ तो इस कमरे के दरवाजे के खुलने की वजह से जो बाहर की रोशनी थी वो इस कमरे में दाखिल हो गई, वरना जब तक ये दरवाजा बंद था पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं सबसे पहले दाखिल हुआ और बाकियों को इशारा किया कि रुकें। बाकी वहीं पे रुके, सफदर खान, उसकी बेटी इरम, वो भी वहीं पे रुकी। मैं अंदर दाखिल हुआ और इस दरवाजे के खुलने की वजह से जो रोशनी थी सामने पड़ रही थी और यूं खड़ा मैं रोशनी की तरफ देख रहा था तो सामने कोने की तरफ मैंने एक मंजर देखा। एक काला स्याह साया था, एक बोरी पड़ी हुई थी, उस बोरी के ऊपर झुका हुआ था और जैसे ही मेरी उस साये पे निगाह पड़ी तो उस साये ने अपनी गर्दन को घुमा के मेरी तरफ देखा। वो काला स्याह एक साया सा था, मैं उसके चेहरे को नहीं पहचान सका लेकिन इतना क्लियर मैंने देख लिया वो एक काला स्याह सा साया है। और जैसे ही उसने मुझे अंदर आते हुए देखा, गर्दन को मोड़ के देखा तो उस साये ने जो उस बोरी को पकड़ा हुआ था उसको छोड़ा और सीधा सामने वाली दीवार के आर पार चला गया। उसी लम्हे जैसे मैं भी होश में आ गया, होश में तो था लेकिन आप अंदर घुसते ही सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो मेरे मुंह से निकला, लाइट कहां है, लाइट जलाइए। भाग के इरम ने कमरे की लाइट जला दी और जैसे ही लाइट जलाई गई सामने कोने के अंदर उस मॉडर्न कमरे के अंदर एक बोरी पड़ी थी और उस बोरी के अंदर हलचल थी। मैं भागता हुआ उस बोरी के पास गया और उस बोरी को जल्दी से खोलने की कोशिश की तो उसके अंदर मीशा थी। मीशा कांप रही थी, मीशा अजीब सी हालत में उस बोरी में बंद थी। जल्दी से मैंने उसको बोरी से बाहर निकाला। मां ने मीशा को गले लगा लिया, वो रो रही थी, सहमी हुई थी, कांप रही थी। हम मीशा को लेकर बाहर आ गए। कुछ देर तक मीशा नॉर्मल हो गई और वो मेरी तरफ यूं देखना शुरू हो गई कि जैसे सवाल कर रही हो कि ये कौन है। मां ने कहा, ये तुम्हारे नाना अबू के दोस्त हैं। तो मैंने आगे से कहा, बेटा मैं भी तुम्हारा नाना हूं। वो एक अनजान शख्स को घर में देख के इस तरह परेशान हो गई थी। मैंने इरम से कहा, बेटी अपनी दोनों बेटियों को आज आपने अपने साथ सुलाना है, इनको अकेले नहीं सुलाना। मुझे समझना होगा, मुझे देखना होगा मामला क्या है। आप परेशान मत हो, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। मां मीशा को और अपनी बड़ी बेटी रिमशा को लेकर कमरे में चली गई कि मैंने उनको ताकीद कर दी थी इनको अकेला नहीं छोड़ना और मैं सफदर खान के साथ खड़ा था। मैंने कहा, सफदर खान यहां सिर्फ आत्मा नहीं है, शैतानी ताकत है। या क्या है, आत्मा से बढ़ के है। सही है, एक बात तो समझ आ गई, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो धोखा है। मुझे देखना होगा। मैंने उसी वक्त घर का एक राउंड लगाया, पूरे घर का विजिट किया, इधर उधर फिरता रहा और उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। हमने चाय वगैरह पी, खाना तो खा चुके थे, वहां पे भी चाय पी के आए थे। मैंने कहा, सफदर खान रात हो चुकी है, सोते हैं, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो, लंबा सफर किया है, मामला बहुत उलझा हुआ है। इस मामले को देखना होगा कि कैसे हैंडल करना है। जिस कमरे में सफदर खान ने मेरे सोने का एहतमाम किया था, मैंने उससे फरमाइश की कि हम दोनों इकट्ठे ही सोएंगे ताकि मुझे कुछ सवाल करना हो, बातचीत करनी हो तो बिस्तर। तो ऐसे कमरे का इंतखाब किया गया जहां पे हम दोनों, अलग अलग बेड लगे हुए थे लेकिन वहीं पे सो गए। मैं कुछ सवाल करता रहा, बातें करता रहा, दिमाग बहुत उलझ चुका था, दिमाग के अंदर कई बातें चल रही थी। सुबह हुई, मुलाजिम चाय लेकर पहुंचा, बेड टी। तो मैंने कहा, नहीं, हम नाश्ते में ही चाय पिएंगे।
मैं उठा, तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे पहुंचे, हमने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद मैंने कहा, सफदर खान, मुझे वो स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाओ जहां पे नादिर खान मरा हुआ मिला था। स्विमिंग पूल तो मेरा दिखा हुआ था, लेकिन मैं उस जगह को देखना चाहता था। हम दोनों चलते हुए उस स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। सफदर खान ने मुझे बताया कि स्विमिंग पूल के इस हिस्से के अंदर उसका वजूद इस तरह तैर रहा था जैसे वो तैराकी करता है, उसका मुंह ऊपर की तरफ था और वो लेटा हुआ था। मुलाजिम यही समझे कि साहब अभी तक तैर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी जब वो वापस आए तो उसी तरह वजूद को देख के उन्होंने आवाज दी। कोई जवाब ना पाके वो हैरान हुए और जब जाके हिलाया तो देखा वजूद तो कब का मर चुका है। ये जगह है वो जो मुलाजमों ने बताई थी। मैं उस जगह के करीब खड़ा हुआ था और फिर मैं नीचे बैठ गया कुछ समझने के लिए, कुछ देखने के लिए। और जैसे ही मैं उसके करीब बैठा देखने के लिए तो एकदम से मेरे वजूद को किसी ने धक्का दिया और मैं सीधा पानी के अंदर। और जैसे ही मैं पानी के अंदर गया, पीछे सफदर खान ने भी छलांग मार दी मुझे बचाने के लिए। लेकिन मैं जैसे ही गिरा तो उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल था और एकदम से मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने अपने आप को देखा, अपने वजूद को देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। तो बोला कि यार मैं तो डर गया। मुझे लगा जिस तरह मीशा बेटी को धक्का दिया गया था और मुलाजिम ने बचाया था, जिस तरह वो हजकोले खा रही थी, अपने आप को बचा रही थी, तू ये तो हो नहीं सकता। तू तो देखने के लिए बैठा था कि मेरी निगाह ने देखा कि तू गिरा है। मैं डर गया कि तुझे भी किसी ने धक्का दे दिया, तो मैं इसलिए कूद पड़ा तेरे पीछे। मैं एक बात तो समझ गया था, मुझे किसी ने धक्का दिया था। मेरा नहाने के बाद कोई इरादा नहीं था कि स्विमिंग पूल के अंदर इस तरह मैं कूद जाऊं। अब मैं स्विमिंग पूल में धक्का देने की वजह से गीला हो चुका था, पानी से भर चुका था, बाहर गया और यूं नादिर खान के ही कुछ लिबास मुझे दे दिया गया जो मैंने तब्दील कर लिया। सफदर खान मुझसे पूछा क्या हुआ था। मैंने कहा कुछ नहीं, बस शायद हो सकता है बेध्यानी में मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मैं अभी परेशान नहीं करना चाहता था, मेरा दिमाग उलझा हुआ था, बेध्यानी में शायद मुझे खुद ही झटका लग गया, या हो सकता है कुछ भी नहीं। मीशा कहां है? मीशा, उन्होंने कहा आओ चलते हैं। हम उस बड़े से खूबसूरत से कमरे के अंदर पहुंच गए जहां मीशा, उसकी मां और उसकी बड़ी बहन, मीशा की बड़ी बहन रिमशा बैठे थे। अब मैं मीशा के सामने जाकर बैठ गया और मैंने कहा, बेटा मैं भी आपका नाना अब्बू हूं। मुझे ये बताओ कौन से स्कूल में आप पढ़ती हो? मैं अब बातें करना चाहता था ताकि मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए, फ्रैंकनेस हो जाए, उसकी झिझक खत्म हो जाए और उसके बाद ताकि मैं मुद्दे पे आ सकूं। डायरेक्ट मैं मुद्दे की बात करता, बच्ची थी, परेशान हो जाती। मैं उससे इधर उधर की बातें करता रहा, वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे घुल मिल गई। और तभी मैंने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें कौन है जो तंग कर रहा है, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? वो मेरी तरफ कुछ देर देखती रही और बोली, आप मुझे पागल तो नहीं कहेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बताओ बच्चे क्या हुआ है? पापा मुझे पकड़ते हैं, पापा मुझे अपनी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, कहते हैं चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं बताते हुए डरती हूं, वो पापा हैं। कभी कभी पापा की शक्ल बहुत खौफनाक हो जाती है, वो बहुत डरावने लगते हैं, वो मुझे पकड़ कर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब वो उलझी हुई बात कर रही थी, पापा और पापा डरावने लगते हैं, खौफनाक लगते हैं, मुझे लेके जाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा, मीशा बेटे, आपको कैसे लगता है वो पापा है? आपके पापा नादिर खान हैं।
मीशा जो मेरी तरफ देख रही थी उसकी आंखें हिलना बंद हो गई, पलकें झपकना बंद हो गईं, और उसी वक्त जब उसने मुंह खोला तो उसके मुंह के अंदर से एक भारी भरकम आवाज आई, जो मीशा की आवाज नहीं थी, एक मर्दाना आवाज थी। मैं नादिर खान, इसका बाप, इसको लेने आया हूं, इसको अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा, और मुझे हर सूरत इसको अपनी दुनिया में लेकर जाना है। और ये आवाज इतनी भारी भरकम थी कि सारे चौंक पड़े। शायद पहली दफा ऐसा हो रहा था। उस मासूम सी पतली सी आवाज की, सुरीली सी एक मासूम सी आवाज की मालिक उस लड़की मीशा के अंदर से एक इंतहाई भारी भरकम खौफनाक आवाज निकल रही थी, और वो अपने आप को नादिर खान कह रहा था कि मैं इसको अपनी दुनिया में लेकर जाना है। तो मैंने आगे से कहा, क्यों? तुम इसको क्यों अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहते हो? कुछ देर की खामोशी रही और उसके अंदर से आवाज आई, मैं हूं नादिर खान, मैं इसको, बस ये आवाज पहली आवाज से बदली हुई थी। मैं हूं नादिर खान, और मैं इसको, खामोशी छा गई। मैं मजीद उलझ गया। पहले की आवाज जो नादिर खान की थी भारी भरकम थी, अब की आवाज नादिर खान की मुकम्मल जुमला भी ना कर सकी और खामोशी हो गई। और उसी वक्त मैंने देखा कि उसकी आंखें अजीबो गरीब सी हो गई। वो अभी तक जो नॉर्मल आंखें थी वो ऊपर की तरफ हो गई, ये जो ब्लैक होते हैं आंखों के वो ऊपर की तरफ चले गए और आंखें सफेद हो गई, और उस वक्त उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। उसी लम्हे जो मुझे महसूस हो चुका था कि इसके वजूद के अंदर, इस मादी वजूद के अंदर किसी और का कब्जा हो चुका है, कोई और बोल रहा है, तो मैं अलर्ट भी हो गया था। और उसी लम्हे मैं कुछ पढ़ने ही लगा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ और मैंने अपनी जगह से छलांग लगाई। उस बच्ची को जिसका वजूद झटके ले रहा था, जाकर उसको पकड़ लिया, जिसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, और फौरी तौर पर मैंने उसको उठा के उसकी मां के हवाले कर दिया। मां ने उसको जब अपने बाजू में लिया तो उसकी गर्दन ढलकी हुई थी, शायद वो बेहोश हो चुकी थी। शुक्र है खुदा का वो मरी नहीं थी। गर्दन ऐसे ढलक गई थी जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। और मां ने जैसे उसको उठाया तो मैंने उसका, इससे दूर ले जाइए। पता नहीं क्यों मेरे वजूद के अंदर से कुछ सिग्नल ऐसे आए थे, एक ऐसा एहसास हुआ था कि मैं चौंक सा गया था कि उसी लम्हे जिस जगह पे मैंने उसको या उठाया था और या मां के हवाले किया था, उसी लम्हे ऊपर जो लगा हुआ फानूस था वो इतनी तेजी से नीचे आके गिरा कि कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये होगा। और वो इतनी तेजी से नीचे आके गिरा कि अगर वहीं पे अभी मीशा बैठी होती तो उसका काम तमाम हो चुका होता। लेकिन उसी लम्हे वो फानूस से तो बच गई, और वो फानूस सीधा मेरे पांव के ऊपर इस अंदाज में आके पड़ा कि इतना जोर से उसके अंदर कट लगा कि खून उबलना शुरू हो गया। मैंने जैसे पांव की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा पांव के ऊपर कट लग चुका था, और उससे इतनी तेजी से खून निकल रहा था कि फौरी तौर पे मैंने उस खून पे हाथ रखा। जल्दी से जाहिद खान ने मुलाजिम से कहा, ये कपड़ा दो। फौरी तौर पे कपड़ा दिया गया और फौरी तौर पे मैंने उसको कपड़े से ऊपर बंद कर दिया। डॉक्टर को फोन करो। फौरी तौर पे डॉक्टर को फोन किया गया। डॉक्टर आए, मुआयना किया तो उन्होंने कहा, ये बहुत गहरा जख्म लगा है, अब आप या तो अस्पताल में दाखिल हो जाइए, वहीं आपकी देखभाल की जाएगी, या फिर 10 दिन के लिए आपको बेड रेस्ट पे होना होगा। आपको हिलना नहीं होगा। आप हिलेंगे तो ये गहरा जख्म है, अंदर तक है, ये खराब हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं, मैं तो 10 दिन नहीं लेट सकता। तो वो बोले, तो फिर चलिए, आपको अस्पताल चलना होगा। अब सफदर खान असर रसूख वाले थे, बोले, डॉक्टर साहब परेशान मत होइए, हम इनको संभाल लेंगे, आप इनकी पट्टी कर दीजिए, ये नहीं चलेंगे। एक बड़ी लंबी चौड़ी एक किस्म की पट्टी कर दी गई, टांके बकायदा उन्होंने लगाए। यह अस्पताल का काम था सारा, लेकिन क्योंकि
मैं चल नहीं सकता था और जाना भी नहीं सकता था, तो सफदर खान के कहने पे वहीं पे टांके लगा के मुझे पट्टी बांध दी गई, लेकिन चलने से वो जख्म खराब हो सकता था। साथ ही उन्होंने सफदर खान को कह के कि इनको नींद की ज़रूरत है, इनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगा दिया। सफदर खान ने भी कहा लगा दीजिए। इंजेक्शन लगने की वजह से मैं गहरी नींद सो गया। कितनी देर सोता रहा कि अगले दिन शाम को उठा। नकाहत कमजोरी महसूस हो रही थी। नौकर कई दफा कमरे में झांक चुका था कि मैं जागूं तो वो खाने पीने के लिए लाए। जब मैं आंखें खोल के जाग चुका तो मुलाजिम आया, मेरे लिए सूप उसने हाथ में पकड़ा हुआ था कि साहब जी ये आपके लिए सूप है, और उसने जाके सफदर खान को बता दिया कि मैं होश में आ गया हूं। सफदर खान भी अंदर आ गए। हाँ भाई, नींद पूरी हो गई? मैंने कहा यार क्या उसने मुझे कोई टैबलेट दी थी या इंजेक्शन लगाया था, क्या किया था, मैं इतनी गहरी नींद सोया हूं। उसने कहा भाई तूने तो सोना नहीं था। उसने मुझसे पूछा कि इनको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इजाज़त दे दी थी, अब आप ठीक हैं, अब आप रेस्ट कीजिए, चलें उठिए सूप पीजिए, मैं आपको सूप पिलाता हूं। मैंने कहा यार छड़ा सा बंदा हूं, आप मुझे क्यों सूप पिलाएंगे, ये तो बीवियों का काम होता है, बीवी से हम वैसे ही दूर हैं, शादी की नहीं। सफदर खान बोले इसलिए तो तुझसे लड़ता था, शादी कर ले, चल अब मैं पिलाऊंगा तुझे। मैंने कहा नहीं यार मैं पी लूंगा, क्या हो गया है, अब मैं परेशान ये हूं, मैं तो उठ नहीं सकता, क्या करूंगा। तो इतनी देर में मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और सफदर खान से बोला साहब बाहर कोई पागल है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मुझे हर सूरत अंदर आना है, मिलना है किसी से। कौन है? एक दीवाना सा है, एक पागल सा है। जमाल ने कहा बुलाओ उसको। वो उसको लेकर वहीं आ गए, और जब सामने आया तो ये वही मजजूब था, वही पागल था, वही दीवाना था। आते ही उसने देखा और कहा जो नजर आता है वो धोखा है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो धोखा है। कहा था अपनी आंखें खुली रखना। बहुत ताकतवर है वो, शैतान है, इस दफा तुम्हारा पाला एक बहुत बड़े शैतान से पड़ा है, लेकिन घबराना मत, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम लड़ सकते हो, तुम मुकाबला कर सकते हो। थोड़ी सी बेएहतियाती देखो नुकसान उठा बैठे। अभी भी वो अजीब सी बातें कर रहा था, वो आया और उस पागल ने पांव पे हाथ रखा, पांव पे हाथ रख के पांव को जोर से मरोड़ दिया, ऐसी कि उसकी मुंह से जोरदार चीख निकल गई। दर्द से, कराहत से उस जख्म पे उसने जोर दे दिया था कि जमाल की चीख निकल गई। और सफदर खान अपनी जगह से खड़ा हो गया कि कैसा पागल है, उसको चोट लगी हुई है और उसको दबा रहा है। और उसने हाथ छोड़ दिया तो उसी लम्हे सफदर को उसने इशारा किया कि नहीं नहीं, नहीं इनको कुछ नहीं कहना। और उसने हाथ छोड़ा और कहा घबराना मत, अकल का इस्तेमाल करना, सब धोखा है, सब धोखा है। यह कहता हुआ बाहर की तरफ चला गया। और जमाल ने मुलाजिम से कहा तमीज के साथ, एहतियात के साथ इनको बाहर छोड़ के आइए। सफदर खान ने कहा कि यार क्या हो गया, तू उस पागल के पीछे और वो तेरे जख्म को खराब करके गया है, तेरी चीखें देखी थी कैसी थी। उसी वक्त जमाल ने अपनी पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। सफदर खान बोले क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है। उसने कहा रुक ना। उसने अपनी पट्टी को खोला तो वो हैरान रह गया, ना ही नीचे कोई जख्म था, ना ही कोई निशान। ऐसा था जैसे इस जगह पे कोई जख्म लगा ही नहीं था। सफदर खान की भी आंखें खुली की खुली रह गई और उसे देख के बोला कि ये क्या है। तो जमाल बोला वो मजसूब है, वो दरवेश है, वो एक रूप धारा हुआ वो फकीर, वो दरवेश है जो अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। मैंने उसी वक्त उसको पहचान लिया था। वो लोगों के लिए एक पागल दीवाना है, लेकिन वो दरवेश है, पहुंचा हुआ है। और ऐसे दरवेश अपनी मन की बात मानते हैं, आपकी या मेरी नहीं सुनते, बस इशारों में बात करते हैं। सुन लिया था उन्होंने क्या कहा था, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो धोखा है, सब धोखा है, वो शैतान है। अब आपको उनकी बातें समझ आ रही हैं। सफदर खान समझ गया कि वो जो आया था वो कोई वाकई बहुत बड़ा दरवेश था। अब सफदर खान समझ गया और बोला अब क्या करना है। जमाल ने कहा क्योंकि इस पांव की वजह से अब मैं 10 दिन बेड रेस्ट पे था, तो ये एक ऐसा मसला था जिसके लिए उस
मजजूब को, उस दरवेश को घर आना पड़ा इसको ठीक करने के लिए। जो बज़ाहिर आपकी नज़रों में मेरे ज़ख्म को दुखा रहा था वो ठीक करने आया था, क्योंकि अगर मुझे लड़ना है, मुकाबला करना है तो ठीक होना पड़ेगा। इस पाँव के साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो मुझे क्या कह के गए हैं सुना है? तुम्हें ही मुकाबला करना है। हल तो वो भी कर सकते हैं, मुकाबला तो वो भी कर सकते हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी के हाथों सर अंजाम होने होते हैं। शायद वो मुझे इशारा दे के गए हैं कि ये काम मेरे हाथों से सर अंजाम होगा, अल्लाह मालिक है। तो अब क्या करना है? काम करो, सब घर वालों को आज जमा करना है, लोबान की धूनी देनी है और एक सफेद चादर मंगवानी है और एक कमरे में बिछानी है। आज मैं देखना चाहूंगा ये क्या तमाशा है, क्यों नादिर खान ऐसा कर रहा है अपनी बेटी के साथ, वो भी। तुम बंदोबस्त करो। सफदर खान ने कहा ठीक है। तमाम मुलाजमों को जमा कर लिया गया। एक बड़ा सा हाल नुमा जो कमरा जिसके अंदर जितना भी सामान पड़ा था वो हटा दिया गया। उसके अंदर सफेद चादर सी बिछा दी गई, लुबान की धुनी दी गई, पूरे कमरे को लुबान से भर दिया गया। अब उस कमरे के अंदर मीशा भी, उसकी बड़ी बहन रिमशा भी और उनकी मां इरम भी मौजूद थी, जहां पे सफदर खान और तमाम मुलाजमीन भी मौजूद थे। सब डरे हुए तो थे। उनको गोल दायरे में बिठा दिया गया। वो बड़ी सी चादर दरमियान में थी। वहीं पे जमाल ने कहा, आप लोगों को इसलिए कमरे में बुलाया है कि जो भी ताकत है, शैतान है, रूह है, अरवा है, जो भी हमजाद है, जो भी आत्मा है, वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आप सब जानते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होता है अल्लाह ताला उसको बेहतर करते हैं। मैं पढ़ाई करूंगा, आप लोग यहीं मौजूद रहेंगे तो आपको किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस कमरे में जितने भी लोग हैं यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बात आप लोग कान खोल के सुन लें, इस कमरे से कोई भी बाहर गया तो वो नुकसान उठा लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कमरे से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। रह गई मेरी बात, मैं आंखें बंद करके कुछ अमल करूंगा। हो सकता है मेरा वजूद झटके ले, हो सकता है मेरे कानों से, मेरे वजूद के किसी भी हिस्से से खून बहना शुरू हो जाए, हो सकता है मेरे वजूद को ऐसे लगे कि कोई मार रहा है, कोई मेरे वजूद को उठा उठा के फेंक रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है। आप लोगों ने मेरे करीब भी नहीं आना, कुछ भी नहीं करना, अपनी जगह पे बैठे रहना है। और अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो सफदर खान, उसके बाद आप लोग उठ सकते हैं। मेरा वजूद अगर बेहोशी की तरफ चला जाए फिर आप कमरा छोड़ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और मुझे आप लिटा सकते हैं किसी बिस्तर पर। अब बाकियों के लिए तो एक हैरान कुन था, परेशान कुन था कि ये क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। सब चुप करके बैठ गए। जमाल ने आंखें बंद की। अब बाकियों को आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा कि वो अपनी आंखें खुली रख सकते हैं। जमाल ने अपनी आंखें बंद की और पढ़ाई शुरू की। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, थोड़ी देर तक उसका जिस्म अकड़ता गया। अकड़ते 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 खास जिस्म ने झटका लिया तो उसने अपनी तीसरी आंख को खोल दिया। वो अपने बातनी वजूद से बाहर निकल गया। अब वो अपनी तीसरी आंख से देख रहा था, अपने बातनी वजूद से बाहर था। उसने देखा कि कमरे के अंदर खामोशी है। सब आंखें खोले सामने बैठे हुए जमाल के वजूद को देख रहे हैं, जहां वो खुद खड़ा अपने वजूद को देख रहा था कि सब उसके वजूद को इस अंदाज में देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसका वजूद आंखें बंद करके बैठा था कि वो वहां से, कमरे से बाहर निकल गया। वो अपनी उस तीसरी आंख के साथ, जिसको बातनी आंख कहते हैं, वो उस बातनी आंख के साथ चलता चलता चलता, जैसे ये ऐसे ही होता है जैसे हम ख्वाब बैठे हुए सोचों में गुम होते हैं तो हम कहीं और पहुंचे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। ये सब इंसान इस तरह देखता है। अपने बातनी जिस्म से निकलता है इंसान और घूम रहा होता है, इधर उधर जा रहा होता है। जब कोई कहता है हेलो हेलो तो हम चौंकते हैं, तो बातनी वजूद में वापस आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कहाँ थे तो हम बताते हैं यार मैं तो फलां जगह पहुंचा हुआ था। क्या था? तो आप बताते हैं ये मंजर था, ये था, ये था। तो आप वहां पहुंचे होते हैं बातनी वजूद से निकल के। इसी तरह इंसान बातनी वजूद से निकलता है। वो चलते 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 उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जो स्टडी रूम था नादिर खान का, जहां पे वो किताबें बैठ के पढ़ता था।
जब वो स्टडी रूम का दरवाज़ा खोल के दाखिल हुआ तो क्या देखता है, रॉकिंग चेयर, जो एक आरामदेह कुर्सी होती है जिस पे आप बैठ के हिलते होते हैं, हिलने वाली कुर्सी जिसको कहा जाता है, उस पे नादिर खान बैठा हुआ था। नादिर खान को यूं देखते ही उसने जाते ही देखा और कहा, नादिर खान, तुम क्यों वापस आए हो? तुम क्यों अपनी बेटी की जान लेना चाहते हो? तुम क्यों अपनी बेटी को मारना चाहते हो? उसने हिलते हिलते कुर्सी पे कुछ देर सुना और उसके बाद कुर्सी पे हिलना बंद कर दिया और बोला, अंकल, मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी दुनिया से वापस आया हूं अपने घर वालों को बचाने के लिए। मेरी बेटी की जान खतरे में है, मेरी दोनों बेटियों की, मेरी बीवी की, सबकी जान खतरे में है। मैं उनको मारने नहीं, मैं उनको बचाने के लिए आया हूं। बचाने के लिए? मैं समझा नहीं। और उसी वक्त एक काला स्या हाथ एक दीवार के अंदर से निकला और सीधा आते ही उसकी गर्दन के इर्द गिर्द ऐसे उस हाथ ने गर्दन को पकड़ लिया और जोर से गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। कुर्सी पे बैठा हुआ नादिर खान, जिसकी गर्दन एक हाथ की गिरफ्त में थी, वो ऐसा खौफनाक भयानक हाथ था जैसे किसी जानवर का अजीबो गरीब सा हाथ हो। और नादिर खान के मुंह के अंदर से एक अजीबो गरीब गुर्राहटें निकलना शुरू हो गईं, जो इस बात का एहसास था कि शदीद दर्द हो रहा है उसको। और उसी लम्हे वो हाथ वहीं पे मौजूद रहा। एक और वजूद दीवार के आर पार से उड़ता हुआ, चलता हुआ नहीं, उड़ता हुआ बिल्कुल नादिर खान के पीछे आकर खड़ा हो गया। नादिर खान के पीछे खड़ा हुआ वजूद एक इंतहाई खौफनाक और भयानक वजूद था। उसकी 3 आंखें थीं। हैरत की बात यह थी, उसकी जो दोनों आंखें, जहां पे इंसान की आंखें होती हैं, इंसान की लेटी हुई आंखें होती हैं, उसकी दोनों खड़ी हुई आंखें थीं। इंसान जब पलकें बंद करता है तो ऊपर नीचे से पलकों को बंद करता है, उसकी दोनों खड़ी हुई आंखें साइडों से बंद होती थीं, लेकिन तीसरी आंख उसकी माथे पर थी। वो बिल्कुल उसी तरह की एक बड़ी सी आंख थी जैसे इंसान की लेटी हुई आंख होती है, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नीचे वाली दोनों खड़ी हुई सीधी आंखें और ऊपर वाली आंख लेटी हुई बड़ी सी आंख, वो 3 आंखों का मालिक था। और देखते ही देखते उसकी बड़ी आंख जो ऊपर थी वो गायब हो गई। वहां पे एक बड़ा सा सुराख हो गया। उसका नाक नहीं था, एक छोटा सा सुराख था और उसके दोनों होंठ भी नहीं थे, जैसे किसी ने उसके होंठों को काट लिया हो। और उसके पीछे उसके इतने बड़े बड़े दांत थे जैसे किसी मछली के बारीक बारीक दांत होते हैं, वो इस तरह एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे दांत। इंसान दांत बंद करता है तो एक दूसरे को टच होते हैं, वो टच नहीं थे, वो इतने बड़े बड़े थे, कुछ ऊपर चले गए थे और ऊपर वाले नीचे चले गए थे, जैसे आपस में घुस गए हों। और उसी वक्त उस भयानक शक्ल वाले ने अपने मुंह को खोला और कहा, तुम सब मरोगे, मैं सबको अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा जिस तरह इसको लेके गया हूं, और जो बचाने आया है वो भी मरेगा, सब मरोगे। वक्त आने वाला है, तुम सबको मरना होगा। और वहीं पे खड़े खड़े उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, इससे पहले कि मैं संभलता कुछ कहता, उसका हाथ सीधा मेरी गर्दन में आया और उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और इतने जोर से दीवार में देकर मारा, मेरा सर दीवार से टकराया कि मेरे नाक से, मेरे कानों से, मेरे मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। वो चोट इतनी ज़बरदस्त थी, उधर उस गर्दन से, जो नादिर खान की वो गर्दन को पकड़े हुए था, गुर्राहटें निकल रही थी, तकलीफ की चीखें निकल रही थी, घुटी घुटी चीखें। और इधर मेरा वजूद जो दीवार से टकरा के गिरा था, अब नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। लेकिन उससे पहले वो जुमला मुझे याद रह गया जो मुझे नादिर खान ने कहा था, जब वो शैतान कह रहा था कि सबको मरना होगा, मैं सबको मार दूंगा, बचाने वाले को मरना होगा। तो तभी घुटी घुटी चीखों के साथ जोर लगा के नादिर खान ने कहा, इसके मादी वजूद को खत्म कर दो, इसके मादी वजूद को खत्म कर दो। ये उसने 2 दफा मुश्किलों से कहा था।
कि जो मेरे कानों ने ये जुमला सुना था इसके मादी वजूद को ख़त्म कर दो, और उसके बाद उसने मुझे गर्दन से पकड़ के दीवार में दे मारा था और मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया, मैंने आंखें खोली तो मैं एक बिस्तर पर लेटा था और मेरे साथ ही सफदर खान बैठा था। मुझे होश में आता देख के उसके चेहरे पे हमायां उड़ी हुई थी, वो बेइंतहा खौफजदा था। वो कुछ बेहतर हुआ कि शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुमने जैसे तलकीन की थी कि डॉक्टर तक को नहीं बुलाना, मैंने नहीं बुलाया। मैं परेशान था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि तुम जानते नहीं, तुम्हारे नाक से, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे कानों से इतना खून बह रहा था कि मैं डर गया था। अब मैं सोच रहा था मैं डॉक्टर को कॉल करूं या नहीं। शुक्र है तुम होश में आ गए। तुमने जैसे कहा था हमने वैसा ही किया। तुम्हारा जिस्म झटके लेता रहा और तुम्हारा जिस्म इतने जोर जोर से झटके लेते हुए एकदम से नाक, कान, मुंह से खून आना शुरू हो गया कि तुम नीचे गिर गए। मैंने सबको कहा तुम लोग बाहर जाओ, मुलाजमों की मदद से मैंने तुम्हारा खून साफ किया और तुम्हें उठाकर हम बिस्तर पे लाए हैं। तुम्हें आधा घंटा होश नहीं आया, तुम आधा घंटा बेहोश रहे हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई सूप कुछ खिला के आता हूं, तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही होगी। वो उठ के जल्दी से बाहर चला गया। मैंने उसे कहा अब मैं ठीक हूं। मुझे वो शैतान याद आ गया। उसी वक्त कमरे में मुझे कागज और पेंसिल नजर आई। मैं उठा। बचपन से ही मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती थी। मैंने कागज पेंसिल उठाया और उस चेहरे को बनाना शुरू कर दिया। मैं चेहरे को जब बना चुका तो मैं बैठा उस चेहरे को देख रहा था कि कमरे में सफदर खान दाखिल हुआ और मेरे हाथ में कागज को देखा। सूप उसने नीचे रखा, खुद लेके आया था और कहा ये क्या है। देखती चौंक पड़ा, कहता है ये क्या है, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। मैं एकदम चौंका। क्या इसको पहचानते हो? हाँ कुछ देखा देखा सा है, लेकिन रुको मैं अपनी बेटी को बुलाता हूं। इरम को बुलाया गया। इरम जब आई उसने कहा जी पापा। कहा बेटी ये तस्वीर को देखो। इरम ने जैसी तस्वीर को देखा और कहा ये आप कैसे जानते हैं इसको? मैंने कहा क्या आप जानती हैं बेटा? हाँ ये तो वो मुजस्मा है, बहुत बड़ा मुजस्मा, शैतान की तरह का मुजस्मा जो भयानक खौफनाक नादिर खान अफ्रीका गए थे वहां से लेके आए थे और वो रखना चाहते थे ड्राइंग रूम वगैरह कहीं में। हमने कहा नहीं ये तो डरावना है, सबको डरा देगा, इसलिए हमने ऊपर उनका वो जो नादरात का कमरा है तीसरे फ्लोर पे वहां रखवा दिया था। ये तो वहां पड़ा है। मैं एकदम से खड़ा हो गया। आपने तो मुश्किल ही हल कर दी। उठिए चलिए सारे। क्या हुआ? सफदर खान बोला हमें फौरी तौर पे वो काम करना है। बाद में बताऊंगा मैंने क्या देखा, बस इतना बता दूं बेटी तुम भी सुन लो और सफदर खान तुम भी सुन लो। नादिर खान बेटी को मारने नहीं आया, वो बचाने के लिए आया हुआ है। हां नादिर खान की रूह वापस आई है, लेकिन वो बचाने आई है, मारने नहीं आई। कोई और शैतान है जो तुम सबको मारना चाहता है। तुमने घबराना नहीं है, चलिए मेरे साथ। कहां? उसी कमरे में लेके चलिए जहां पे ये मुजस्मा इसका पड़ा है, इस शैतान का। सफदर, इरम, जमाल तीनों चलते हुए उस तीसरी मंजिल के कमरे पे पहुंचे। दरवाजा जो लॉक था उसको खोला गया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, उस लॉक कमरे के अंदर मीशा पहले से ही मौजूद है और उसी मुजस्मे के सामने खड़ी है, इस अंदाज में जैसे उस मुजस्मे को बचाने के लिए खड़ी है। और मैंने जैसे ही देखा तो मैं समझ गया इस वक्त ये मीशा नहीं है, इसके वजूद के अंदर फिर से कोई आ चुका है, क्योंकि मीशा जैसे ही बोली उसके अंदर से एक भारी भरकम आवाज आई, मरना होगा, तुम सबको मरना होगा, वक्त आ गया है, तुम सबको मरना होगा और बचाने वाले को भी मरना होगा। और उसने अपना हाथ यूं मारा, उस बच्ची का हाथ नहीं था, एक ऐसा लोहे का हाथ था जो हम तीनों को लगते ही हम तीनों उड़ते हुए दूर जा गिरे। मैं और सफदर तो थोड़ी देर तक उठ गए, लेकिन वो चोट ऐसी थी जो हम मर्द तो बर्दाश्त कर गए, इरम अभी तक जमीन पर पड़ी थी। और मैंने उठते उठते ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने सामने खड़ी मीशा की तरफ फूंका
तो मेरी फूंक उस पर पड़ते ही उसके वजूद ने एक झटका लिया और एक धुआं सा निकला, काला स्या धुआं निकला ही। उसके पीछे वो जो बुत सा रखा हुआ था, जिसकी शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने तस्वीर में बनाई थी, जैसे मैंने नादिर के पीछे उसको खड़ा हुआ देखा था, जो 3 आंखों वाला था, जिसके होंठ नहीं थे, बारीक बारीक जिसके दांत थे। वो काला स्या साया उड़ता हुआ उसके अंदर दाखिल हो गया और वो मुजस्मा जिसका कद तकरीबन 5 फुट का था अपनी जगह से उठ गया, ऐसे जैसे वो हवा में लहराना शुरू हो गया और उड़ रहा था। और उस मुजस्मे ने एक कहका लगाया, हा 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 हा, तुम सबको मरना होगा, वक्त आ गया है तुम सबके मरने का वक्त। लेकिन रुको, तुम सबसे पहले इस लड़की को मरना होगा और फिर बारी बारी सबको मरना हो गया। और उसी मुजस्मे ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तू बचाने आया है, रुक। उसी वक्त उसने क्या किया कि एकदम से एक हवा का झोंका आया और हवा का झोंका मेरे वजूद को जैसे ही लगा तो मेरा वजूद सोचने समझने की सलाहियत में तो था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं हवा में उड़ गया और उसकी निगाहें अब मेरी तरफ थी। वो मुझे देखे जा रहा था और मेरा वजूद हवा में लहरा रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं जान गया कि वो जब तक मुझे देखता रहेगा, उसकी आंखों के अंदर जो जादू है, जो इस वक्त आंखों की कशिश है, वो मुझे हवा में लहराए हुए है। और उसने वहीं पे मुझे देखते हुए कहा, मीशा खिड़की से कूद जाओ। अब मीशा उस तीसरे फ्लोर की जो खिड़की बनी हुई थी, इस तरह उस खिड़की के करीब जाना शुरू हो गई जैसे वो कूदने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं इससे पहले कि उसको बचाता, उस शैतान की ताकत का मुजाहरा तीनों हम देख चुके थे कि उसने कैसे एक बच्ची के अंदर घुस के हमें हाथ मारा था, हम उड़ते हुए जाके गिरे थे। और अब मैं हवा में उड़ रहा था, मैं क्या कर सकता था? जो बचाने आया था वो तो खुद फंसा हुआ था, हवा में उड़ रहा था। उसी वक्त उसकी मां इरम ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसकी एक गरजदार आवाज आई, रोक। और उसी लम्हे उसके पांव जैसे जकड़ से गए, वो हिल भी ना सकी, खौफजदा हुई। क्या हुआ? वो वहीं पे रुक सी गई। जा मीशा, कूद जा। और मैंने देखा मेरे करीब ही तो वो खिड़की थी, वो चलती हुई बिल्कुल मेरे खिड़की के करीब आई और मैं डर गया कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। और तभी मैंने देखा कि मीशा खिड़की के पास गई और खिड़की से नीचे कूद गई। क्या मैं नाकाम हो गया था? मैं तो बचाने आया था। जब वो खिड़की से नीचे कूद गई तीसरी मंजिल से जब वो नीचे गिरती, वो कहां बच सकती थी? वो तो मर गई। तो क्या उसने पहला शिकार कर लिया था? मीशा को मार दिया था। मैंने आंखें खौफ के मारे बंद कर ली कि ये मुझसे क्या हुआ है। मैं नहीं बचा सका उसको। लेकिन उसी लम्हे मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा। और उसी वक्त मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूं, वो मीशा जो खिड़की से नीचे कूद गई थी, उसको उसके बाप नादिर खान ने खिड़की से गिरने से पहले ही थाम लिया था और उसको लेकर वापस खिड़की में दाखिल हुआ था। और उसने अंदर दाखिल होते ही अपनी बच्ची को जमीन पर खड़ा किया और सीधा इस अंदाज में लपका के जाके उस शैतान से लिपट गया, जैसे वो जानता भी था कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, जिसने उस नादिर खान को मारा था और जिसमें नादिर खान की रूह अपने घर वालों को बचाने आई थी। और वो शैतान की रूह इतनी ताकतवर थी कि नादिर खान उसके आगे बेबस था। लेकिन नादिर खान जान चुका था कि अब उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, इसलिए वो फिर से भिड़ गया, उसको जाके लिपट से गया। जैसे उस शैतान के उस मुजस्मे से जो अब जिंदा होकर हवा में उड़ रहा था, वो लिपट से गया तो वो दोनों गुत्थम गुत्था से हो गए। और उस शैतान की आंखें जैसे ही मुझसे दूर हुई, मैं वापस जमीन पर गिर सा गया। तभी मेरे कान में एक आवाज आई, यही वक्त है बेटा, इस तराज को खोल और इसके अंदर एक मेख पड़ी है, उस मेख को निकाल और इस शैतान के दिल के अंदर गाड़ दे। जरा भी देर हुई तो बहुत खौफनाक हो जाएगा।
और ये आवाज़ उसी दरवेश की थी, उसी बाबे की थी, उसी अल्लाह वाले की थी जिसको मैं पहचान गया। मेख कहते हैं कील को, जो बड़ा सा कील होता है, बड़ा सा 6-6 इंच के होते हैं, 8-8 इंच के होते हैं, कील होते हैं मोटे से बड़े से, उनको मेख बोलते हैं। जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज़ आई, क्योंकि अब मैं गिर चुका था और अब मैं उठ सकता था, और उसकी नज़रें हटने की वजह से उसका जादू जिसने मुझे हवा में उड़ा दिया था अब वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो उससे भिड़ चुका था। मैं जल्दी से मैंने दराज खोली, वाकई वहाँ पे एक मेख पड़ी थी। मैंने उस मेख को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। वो अभी तक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे, और उसी वक्त मैंने देखा उस शैतान ने नादिर खान को अपने हाथों से पकड़ा और इतने जोर से ऊपर फेंका कि नादिर खान का वजूद छत से लगा और जमीन पर आकर गिर गया। और मैं उसके करीब पहुंच चुका था। वो जैसे ही शैतान मेरी तरफ मुड़ा, भी उसको समझने का मौका ही ना मिला था कि वो मैंने कील, वो मेख जो मेरे हाथ में था, वो मेख मैंने एकदम जोर से उसके दिल के अंदर गाड़ दी। वो मेख उसके जैसे ही दिल के अंदर लगी, उसके मुंह से एक जोरदार चीख सुनाई दी, ऐसी खौफनाक भयानक चीख कि पूरा कमरा उससे लरज उठा और मैं पीछे हट गया। और कमरे के अंदर एक चीखें थीं और उसका वजूद इस तरह धुआं भरना शुरू हो गया कि वो पूरा मुजस्मा जो अभी तक जानदार हो चुका था, जो उड़ रहा था, धुआं बनना शुरू हो गया। और धुआं बनते बनते हमने देखा कि वो धुआं जमीन पर गिर गया और एक और आत्मा, उसी शैतान की आत्मा अभी तक चीख रही थी, और एक रोशनी सी आई, सफेद सी रोशनी, कमरे की छत से एक सफेद सी रोशनी आई। उसने, उस रोशनी ने इस अंदाज में उसको गर्दन से लपेट लिया, जैसे उस रोशनी ने, जैसे सांप गोल गोल घूम के इंसान के इर्द गिर्द लिपट जाता है, वैसे वो सफेद रोशनी उसकी गर्दन के इर्द गिर्द इस तरह जोर से लिपट गई कि उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई। और उस रोशनी से इस तरह उसको खींचा जैसे कोई किसी को पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचता है। वो रोशनी उसको खींचती हुई कमरे से उसी दीवार के जरिए बाहर ले गई जिससे कुछ देर पहले मीशा ने छलांग लगाई थी। वो रोशनी इस अंदाज में आई थी कि उसको गर्दन से पकड़कर बाहर ले गई थी। और तभी मैंने आवाज को सुना। मीशा बोली थी, पापा। और मैंने भी उसी तरफ देखा। वो जो छत से लेकर नीचे गिरा था वजूद नादिर खान का, उठ के खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा, नादिर खान, मैं फैमिली को बता चुका हूं कि आपने नहीं मारा, यही शैतान था। मुझे इसलिए माफ कर देना, मैं आपकी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे इस दुनिया से जाना पड़ा और मेरी ही यह गलती थी कि इस शैतान के इस मुजस्मे को मैं वहां से अपने घर ले आया। और ये शैतान भी इसी मुजस्मे के अंदर कैद था। इसने पहले मेरी जान ली और जब मैं मर चुका तो उसके बाद ये मेरी फैमिली की जान लेना चाहता था कि फिर मुझे वापस आना पड़ा अपनी खानदान को बचाने के लिए। लेकिन बस अब मेरी फैमिली बच चुकी है, मेरे पास इतनी मोहलत भी नहीं कि मैं अपनी फैमिली को गले लगा सकूं, देख सकूं। खुदा हाफिज, ये उसने कहा जैसे फौरी तौर पे उसके जाने का वक्त आ गया और उसकी आत्मा भी एकदम से उड़ी और छत के जरिए ऊपर चली गई। लेकिन जाने से पहले वो कह के गया था, इसकी राख को कहीं जमीन में दफन कर देना। अलविदा, अलविदा। जैसे हम सब होश में आ गए। मैंने कहा, हां, वो शैतान मर चुका है और आपने सुन लिया है कि वही मुजस्मा जो वो लेके आए थे अपने साथ, वो अपने उस मुजस्मे को नहीं लेके आए थे, उस शैतान को घर में लेके आए थे। उसी शैतान ने ही नादिर खान को स्विमिंग पूल में मार दिया था और अब वो खानदान को मारना चाहता था। देर मत करो सफदर खान, इस मट्टी को हमें जितनी जल्दी हो सके दूर कहीं दफन करना है। हमने उस मट्टी को इकट्ठा किया, वो जो राख सी बन चुकी थी उस मुजस्मे की, उस राख को हमने इकट्ठा किया, उस मट्टी को इकट्ठा किया और जाके हमने उसको दफन कर दिया। और वापस जब हम इस घर में आए, एक गहरी खामोशी थी। वो शैतान जा चुका था, लेकिन फिर से इस घर के अंदर नादिर खान की याद, दुख ताज़ा हो चुके थे, क्योंकि नादिर खान खुद दुखी होकर गया था कि मैं अभी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता था, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था, लेकिन इस शैतान ने मुझे मोहलत ना दी। इरम
डिस्टर्ब हो चुकी थी। बेटी अपने बाप को देख के डिस्टर्ब हो चुकी थी। जहां वो ये समझ रहे थे कि नादिर खान की आत्मा सबको मारना चाहती है, वो तो सबको पता चल गया था, लेकिन वो दुख फिर से सबके अंदर गहरा हो गया था। वो जख्म गहरा हो गया था कि कैसे वो अपनी बच्चियों से प्यार करने वाला, अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला नादिर खान उस शैतानी मुजस्मे की वजह से इस दुनिया से चला गया था। आज फिर उससे आमना सामना हुआ था। उसकी बातें, उसकी यादें ताज़ा हो गई थी। उस घर के अंदर आज एक सकूत तारी था। आज उस घर के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जिसमें हर तरफ दुख ही दुख फैला हुआ था। उस दुख को मैंने भी महसूस कर लिया था, लेकिन मैंने सफदर खान से कहा मुझे जाना है, लेकिन अभी मैं चाहूंगा एक दिन और इन बच्चों के साथ गुजारूं ताकि इनको नॉर्मल कर सकूं। मैंने एक दो वहां पे और गुजारा, लेकिन जान गया था इस जख्म को, इस दुख को भरने में कुछ टाइम लगेगा। अगले दिन सफदर खान से मैंने इजाजत ली, वो मुझे वापस छोड़ गए। लेकिन ऐसे जख्म जो भर चुके हों, जब कोई अपना प्यारा सामने आकर खड़ा हो और आप उसके, वो आत्मा ही क्यों ना हो, उसको देख लें तो जख्म हरे हो जाते हैं। ये कहानी मुझे भेजी वासिफ अली ने फैसलाबाद से। वो कहते हैं मैंने पढ़ी थी और मुझे आज तक याद है, इसलिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मुझे भी अच्छी लगी, मैंने आप लोगों को सुना दी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।